हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। आज का जो वीडियो है इसमें हम PHDL 136 का लेंगे, हिंदी भाषा लेखन कौशल लेंगे। इसमें ब्लॉक जो है 2 लेंगे और ब्लॉक 2 में जनरली हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट है। आख्यान परक लेखन, वर्णनात्मक लेखन और रचना कंपोजिशन की तैयारी, प्रभावी लेखन के गुण, ये सभी कंप्लीट है। आई थिंक इसमें 2 यूनिट पुनर्रचना, संक्षेपण, भाव पल्लवन और साथ में वर्णनात्मक लेखन, आई थिंक से 2 यूनिट जो है, नहीं वर्णनात्मक लेखन भी हो गया है, 1 यूनिट जो है संक्षेपण और भाव पल्लवन जो है ये रह गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और इसके साथ ही साथ में ना मैं क्या करूंगी कि जितनी भी इसमें यूनिट है ना, इन सभी यूनिट को एक वीडियो में कंपोज कर दूंगी, एक वीडियो में डाल दूंगी। भले वो लेंदी हो जाए, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो जाए, लेकिन आपको जितने भी इसमें यूनिट है एक वीडियो में मिल जाएगा, तो आपको भी पढ़ने में सुविधा रहेगी। ठीक है, जिसको पापा वीडियो बोलते हैं, तो मैं वो बना दूंगी, तो आप इसे वॉच कर लीजिएगा। इसी तरह से ब्लॉक 1 का भी बना हुआ है, एक ही वीडियो में मैंने पूरे जो ब्लॉक 1 है एक वीडियो में सब कुछ डाल दिया, तो वो भी 1 घंटे से ऊपर का वीडियो, तो उसे वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज ले लेते हैं यूनिट 8 ले लेते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं किया है तो। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब देखते हैं यूनिट 8 कहाँ पे है। हम आ गए हैं 10 में, तो यूनिट 8 यही कहीं पे होनी चाहिए। सारांश फिर मिल गया है, देखते हैं। ये है वर्णनात्मक लेखन। ओके, तो ये 9 यूनिट हो गई, तो 8 हमें यहीं पे मिलेगी, यानी यहाँ पे अब सारांश मिलेगा। और ये हमारी आ गई है 8 यूनिट, तो हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो 8 यूनिट में आज हम यहाँ पर देखेंगे भाव पल्लवन, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और आपके इसमें भी एक भाव पल्लवन जो है वो आता भी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये रचना का कंपोजिशन का है, तो मतलब इसके बाद आएगा। चलिए ओके, चलिए। तो भाव पल्लवन, पुनर्रचना और संक्षेपण भाव पल्लवन, इसमें हम नोट्स लेख एक होता है, सार लेखन होता है, रिपोर्ट लेखन, भाव पल्लवन होता है। भाव पल्लवन जो होता है वो 100% आपके एग्जाम में आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पुनः रचना या पुनर्लेखन, लेखन का एक महत्वपूर्ण प्रकार होता है। ठीक है, पुनः लेखन, पुनर्लेखन यानी दोबारा लिखना, राइट। ठीक है, और कई बार हमें किसी लेख को पढ़कर या भाषण को सुनकर उसका विवरण प्रस्तुत करना होता है। कई बार किसी घटना या किन्हीं तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करना होता है, या परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ सामग्री का अध्ययन करके उनमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना होता है, जिनके आधार पर परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर के लिए सामग्री का संकलन कर सके, जिन्हें हम नोट्स कहते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के लेखन के लिए आधार रूप में हमें नोट्स लेने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और इसे हम महत्वपूर्ण बिंदुओं और तथ्यों को निकालना भी कह सकते हैं। और यही नोट्स कई प्रकार के पुनर्लेखन का आधार बनते हैं। ठीक है, तो लिखित या मौखिक सामग्री के नोट्स के आधार पर हम पुनः रचना के विभिन्न प्रकारों का लेखन कर सकते हैं। तो इन्हीं नोट्स के आधार पर मूल पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो या किसी घटना या तथ्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है, या कोई शोध लेख लिखा जा सकता है, किसके सहारे, नोट्स के सहारे सहारे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे प्रस्तावना में देख लेते हैं कि प्रत्येक प्रकार के संप्रेषण में, संप्रेषण चाहे वो लिखित हो, चाहे मौखिक हो, या वक्ता विशिष्ट सूचनाओं को संप्रेषित करता हो, यानी सूचना संप्रेषण भाषाई आवरण में लिपटा हुआ होता है, और अपने संप्रेष भाव को सीधे सपाट शब्दों में प्रकट न करके उसको संप्रेष बनाने के लिए, श्रोता या पाठक तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी रीतियां अपनाता है जिससे उसका संप्रेषण सहज, बोधगम्य और रोचक बन सके। यानी कि सूचना संप्रेषण जो होता है, अपने पाठक तक पहुंचने के लिए, अपने श्रोता तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसी रीतियों को अपनाता है। ठीक है, जिससे उसका संप्रेषण जो है वो वहां तक सहज ढंग से पहुंच सके और रोचक बना रहे। उसके लिए उसे अपनी कई प्रकार की पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो कई बातों को कई बार, पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार रिपीट करना। तो अधिक शब्द स्पष्ट करने के लिए उदाहरण, रोचक घटनाएं प्रस्तुत करनी पड़ती है। तो पाठक या श्रोता के रूप में हमें मूल कथ्य तक पहुंचना होता है, और उसे समझकर अपने शब्दों में विभिन्न रूपों में लिखना होता है, यानी उसका वर्णन करना होता है, उसको विस्तार में लिखना होता है। ठीक है, तो हम किसी परीक्षा उपयोगी सामग्री का अध्ययन करके उससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट्स ले सकते हैं, और फिर परीक्षा के दौरान प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं, या मौखिक परीक्षा साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो मान लीजिए एक टॉपिक दे दिया गया, 2-4 लाइनें दे दी गई, और 2-4 लाइन को आपको एक्सप्लेन करना होता है अपने शब्दों में। ठीक है, ओके।
नोट्स लेखन क्या कहलाता है? देखिए, पुनर्रचना या पुनर्लेखन के विभिन्न प्रकारों में, यानी नोट्स लेखन जो होता है, सार लेखन, रिपोर्ट लेखन आदि में लिखित सामग्री के आधार पर लिए गए नोट्स का महत्व होता है। पुनर्लेखन जो होता है ना, इसका आधार होता है। नोट्स के आधार पर हम किसी लेख या भाषण या समाचार आदि के महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकाल सकते हैं और फिर उन्हें पुनर्लेखन के भिन्न भिन्न प्रकारों में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी पुनः उनको लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स लिखित या मौखिक सामग्री दोनों तरह के हो सकते हैं, किंतु दोनों विधाओं के नोट्स लेने में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे लिखित सामग्री के नोट्स लेते समय नोट्स लेखक अपनी गति से कार्य करता है, आवश्यकता पड़ने पर सहायक या संदर्भ सामग्री की सहायता भी ले सकता है। ठीक है, जैसे कि नोट सामग्री की परीक्षा या शोध लिखने में सहायक होते हैं। मौखिक भाषा के आधार पर क्या होता है, नोट्स लेने के लिए एक विशेष प्रकार की तैयारी की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भाषण या व्याख्यान के लिए आप नोट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे वक्ता की गति के अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि आप उसे लाइव सुन रहे हैं, सामने देख रहे हैं, तो वो जैसे वक्ता बोलता जाता है उसके हिसाब से आप उसको सुनते जाते हैं। तो यहाँ पे श्रव्य सामग्री के नोट्स लेने से पहले व्याख्यान के शीर्षक तथा संबंध विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। ठीक है, ताकि व्याख्यान के दौरान मानसिक रूप से जागृत रहने की आवश्यकता रहे, क्योंकि वो क्या होता है, मौखिक भाषा पे वहां पे भाषण देने पड़ते हैं। ठीक है, तो लिखित या मौखिक माध्यम के नोट्स लेते समय प्रत्येक वाक्य या शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह जानने और पहचानने की आवश्यकता है कि लेखक या वक्ता अपनी बात को कैसे व्यक्त करता है और कितनी पुनरावृत्ति के स्थलों को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि वह मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए पुनरावृत्ति या दोहराव का सहारा लेता है। बताया ना, पुनरावृत्ति यानी दोबारा उसको लिखना, तो वो बार बार उसी बात को दोहराता है। जैसे आपको ध्यान होगा कि पहले हम इस संबंध में बता चुके हैं कि हमने पहले ये कहा था कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो बार बार ये लाइनें यूज की जाती हैं, किसमें, लिखने में, लिखित में या फिर मौखिक भाषण वगैरह में आप देखते हैं। तो ठीक है ना, ऐसी युक्तियों के साथ दी गई सूचना के नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रत्येक लेख या भाषण के 3 भाग होते हैं। पहले प्रस्तावना होता है, फिर मुख्य भाव होता है, फिर बाद में निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो लेखक या वक्ता अपने संप्रेषण में मुख्य बिंदुओं के साथ कुछ गौड़ बिंदुओं को भी प्रस्तुत करता है। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखने की जरूरत है, इस बात पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। और कई बार जब वक्ता जो होता है, बोलने वाला जो होता है, वो भाषण के मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखता चलता है और ऐसे बिंदुओं को नोट्स लेखन में सम्मिलित किया जाता है कि हम जो लिखते जा रहे हैं उसको आप लिखते जाइए, यानी आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है ना, मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, मैं यह जोड़ना कहना चाहूंगा, मैं बताने की कष्ट करूंगा, स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, एक गद्य दिया हुआ है कि आधुनिक जीवन शैली और गलत खान पान के तौर तरीकों के कारण आज हृदय रोग, लेवर, पौड़ और अधेड़ों का रोग नहीं रह गया है। ठीक है, प्रौढ़ और अधेड़ों में नहीं है, बल्कि नौजवान की बड़ी संख्या में रोग का शिकार हो रहे हैं। हृदय रोग या दिल के रोग के कारण लाखों लोग प्रतिवर्ष मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण रक्त धमनियों में रक्त की रुकावट होती है, समय रहते इसका पता नहीं चल पाता है। तो रक्त धमनियों में रुकावट का समय रहते पता लगाने की तकनीक के विकास के इस रोग पर अंकुश लगाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये एक क्या है, गद्यांश दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, इसको आपको और ज्यादा शब्दों में लिखना होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से वो आते हैं गद्यांश, यानी एक भाव पल्लवन दिया होता है, उसको आपको क्या करना होता है, मान लीजिए हो सकता है 2 ही लाइन का हो, 3 ही लाइन का हो, और उसको आपको फिर क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है ना, तो हृदय रोग के मुख्य कारण क्या है, तो सीधी सी बात है, हृदय रोग का जो मुख्य कारण होता है वही होता है कि धमनियां, जो रक्त की धमनियां होती है उनमें रुकावट आती है। ठीक है ना, क्योंकि गलत खान पान के कारण धमनियों में, यानी कि जो हमारी धमनियां होती है, सेल्स होती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो रुक जाता है। ठीक है ना, या ब्लड के थक्के से क्लॉट से जमने लगते हैं, और जिनके कारण क्या होता है, ब्लड में कम ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से व्यक्ति मर जाता है। तो ये मेन मुख्य कारण है। ठीक है ना, जैसे ये दिया, इस गद्यांश को पढ़िए, ये दीजिए, यहाँ पे भी एक गद्यांश दे दिया है। हृदय रोग के प्रमुख कारणों में धूम्रपान, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तनावपूर्ण जीवन अनुवांशिक कारणों से लिया जाता है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसी चीजें होती हैं। फिर इसको आपको क्या करने को दे दिया जाएगा, इसको आपको दे दिया जाएगा कि इस गद्यांश को पढ़िए और इसको भाव पल्लवन कीजिए, इसको और ज्यादा क्या करिए, विस्तार में लिखिए। इसमें तो खैर देखिए, इसमें भी सही और गलत का निशान दे दिया, तो अगर इस तरह से दे दिया जाए और इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके मार्क्स पूरे बच जाएंगे, ऊपर पढ़ के आप सही और गलत का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है। चलिए, सार लेखन।
सार लेखन क्या कहलाता है। तो देखिए, सार का मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है, किसी चीज को कम में कहना। तो सार लेखन या संक्षेपण का उद्देश्य किसी वस्तु या पाठ के मूल भावों को संक्षिप्त रूप में प्रकट करना होता है, ठीक है। कुछ विद्वान सार लेखन और संक्षेपण में अंतर मानते हैं। उनके अनुसार संक्षेपण में किसी पाठ की प्रमुख बातों को संक्षेप में दिया जाता है, मेन मेन महत्व बातों को जब लिया जाता है तो संक्षेपण कहलाता है। और सार लेखन में पाठ के केंद्रीय भाव को थोड़े शब्दों में प्रकट किया जाता है तो सार लेखन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग सार लेखन संक्षेपण में कोई विशिष्ट अंतर नहीं मानते हैं, दोनों को एक मान के चलते हैं। मतलब कि किसी वस्तु या पाठ के मूल भावों को संक्षिप्त रूप में लिखना ही सार लेखन संक्षेपण कहलाता है। तो सार लेखन का प्रयोग शिक्षा, कार्यालय, वाणिज्य, विधि, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में भी प्रयोग होता है, ठीक है। कुछ नियम होते हैं। किसी पाठ का सार लेखन करने से पूर्व उसे 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए और जिसमें व्यक्त मूल केंद्रीय भाव को समझना चाहिए, तभी तो आप लिख पाएंगे। पाठ के मुख्य भावों को रेखांकित कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। रेखांकित मुख्य भावों को अपने शब्द में लिख लेना चाहिए और दूसरे शब्दों में पाठ के आधार पर नोट्स ले लेना चाहिए। मतलब पार्ट्स के नोट्स बना लेने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें हो सकता है। सार लेखन के बाद पाठ का शीर्षक एक दे देना चाहिए। आकार की दृष्टि से सार लेखन मूल पाठ का 1/3 होना चाहिए, जितना उसमें लिखा हुआ है, मतलब पूरा जो एक लेखन लिखा हुआ है उसका कम से कम 1/3 भाग आपको सार लेखन में लेना चाहिए, ठीक है, मूल पाठ का, मेन पाठ का। और सार लेखन के बाद उसे 2 बार पढ़ लेना चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार का दोष न रह जाए। तो ये इसमें मेन नियम होते हैं कि क्या क्या चीजें सार लेखन में होनी चाहिए, या फिर विशेषताओं में भी आ जाएगा तो आप विशेषता या गुण में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सार लेखन के सार लेखन के विभिन्न प्रकारों में प्रवाह पूर्ण सार, तीखा सॉरी तारीखवार सार, क्रमिक वार, तालिकाबद्ध सार आदि की चर्चा की जाती है, ठीक है। जैसे गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे जीवन तथा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग अब बढ़ता जा रहा है और 20वीं शताब्दी में विकसित श्रव्य दृश्य श्रव्य कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रभाव सर्वाधिक रहा है। अब ये यहाँ पे दे दिया गया, या तो इसका भी यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाएगा, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी की अब देखने को कंप्यूटर में i5 देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, आई इंटेल इसको कोर बोलते हैं, आई कोर। तो इस तरह का एक यहाँ पे क्या दे दिया गया, एक यहाँ पे गद्यांश दे दिया गया। हो सकता है इसका आपको सार लिखने के लिए आ जाए, हो सकता है इसका आपको संक्षिप्त में लिखने के लिए आ जाए, निष्कर्ष लिखने के लिए आ जाए, सार लेकर संक्षेपण लिखने के लिए आ जाए, ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश में कंप्यूटर के विकास के संबंध में मुख्य बातें कही गई, इसने यहाँ पे बता दिया। कंप्यूटर का विकास 20वीं शताब्दी की मुख्य घटना है। हजारों वर्षों पूर्व अबेकस जैसी गणना यंत्र का विकास है। कंप्यूटर विकास की 5 पीढ़ियां, यंत्र सामग्री, प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास से यह संभव हुआ है। भावी कंप्यूटर मनुष्य की आवाज को समझ सकेंगे और सूचना संसाधन की क्षमता का विकास हो पाएगा। तो मेन यहाँ पे ये सार निकाल के रख दिया। बताइए, अब बताइए, है ना। तो इस तरह से लेखन किया जाता है। ओके, रिपोर्ट लेखन क्या कहलाता है। रिपोर्ट या प्रतिवेदन लेखन पुनर्लेखन का एक प्रमुख प्रकार होता है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी कार्य या घटना या लेखा जोखा का प्रस्तुत किया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है। कोई घटना हो जाती है, फिर उसकी क्या बनाई जाती है, रिपोर्ट बनाई जाती है। तो यह घटना, समारोह, उद्घाटन, जुलूस, ऐसी स्थिति के बारे में प्रतिवेदन लिखे जाते हैं। तो रिपोर्ट या प्रतिवेदन लेखन एक ही होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ठीक है ना, फिर उनके बारे में एक कोई हमें रिपोर्ट तैयार करनी होगी, तो वो कैसे आए, कहाँ से आए, कितना रुके, उन्होंने क्या किया, तो एक पूरी प्रोग्राम, पूरा विवरण दिया जाता है और उसके बाद फिर न्यूज चैनल वगैरह रेडियो वगैरह में सुना दिया जाता है। तो ये रिपोर्ट होता है। तो रिपोर्ट लेखन का प्रयोग सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। और सरकारी क्षेत्र के कार्यालयों में कार्य निपटान में साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। बैंकों में देखिए रिपोर्ट मंथली तैयार की जाती है और खास तौर पे ईयरली बेस पे भी मार्च और सितंबर का महीना उनके लिए बहुत ज्यादा बिजी होता है, एंडिंग टाइम होता है। तो क्या होता है, एक तरह से रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है, ठीक है ना। तो प्रतिवेदन भी इसको कहते हैं, इससे किसी मंत्रालय, कार्यालय, संस्था की वार्षिक गतिविधियों का वार्षिक विवरण, जैसे मैंने कहा ना, बैंक का, किसी कंपनी के संचालकों, निदेशक मंडल का प्रतिवेदन। तो इस तरह से रिपोर्ट तैयार की जाती है, रिपोर्ट लेखन। अच्छा, प्रतिवेदन लेखन या रिपोर्ट लेखन के विभिन्न चरण होते हैं। औपचारिक प्रतिवेदनों के लिए प्रतिवेदक को पूरी योजना बनाकर काम करना पड़ता है और प्रतिवेदन किसी विषय या सम्यक विश्लेषण तथ्यों का संकलन होते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी
जानकारी एकत्रित की जाती है। फिर संबंध फाइल, नियमों, प्रपत्रों आदि की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, ठीक है ना। फिर उनका वर्गीकरण, सारणीकरण और विश्लेषण किया जाता है। फिर निष्कर्ष, सुझाव की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो ये काम होता है किसमें, प्रतिवेदन में। प्रतिवेदन का मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदे को आयोग समिति के अध्यक्ष सदस्यों के सामने विचार विमर्श के लिए रखा जाता है। उनमें आवश्यक संशोधन परिवर्तन किया जाता है। जैसे एक शिक्षा की नीति ले लीजिए, ये भी एक प्रतिवेदन था, रिपोर्ट थी कि शिक्षा की नीति 2020 जो है वो लागू की जाएगी। तो क्या किया गया, उसकी एक प्रतिवेदन तैयार किया गया, एक मसौदा तैयार किया गया, एक रूपरेखा तैयार की गई। फिर उसको शिक्षा समिति के सामने क्या किया गया, अध्यक्ष के सामने रखा गया। फिर उसे उन्होंने पढ़ा, देखा, जहाँ पे जरूरत की चीजें हुई उन्होंने उसको रखा और आवश्यक चीजों को हटाया। तो क्या विचार विमर्श होता है, रखा गया, ठीक है। फिर उसमें संशोधन परिवर्तन किए जाते हैं। तो ये प्रतिवेदन होता है। तो प्रतिवेदन स्वतः पूर्ण एवं स्वतः स्पष्ट होने चाहिए। इनमें संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाता है और केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान दिया जाता है। ये विशेषताएं या गुण हो जाएंगी प्रतिवेदन की, ठीक है। तो इन्होंने अलग से लिख लीजिएगा कि प्रतिवेदन स्वतः पूर्ण, स्वतः स्पष्ट होने चाहिए, पहला। दूसरा, संक्षिप्तता का विशेष, संक्षिप्तता यानी संक्षिप्त होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान दिया जाता है। चौथा, तथ्यों को क्रमबद्ध एवं तर्क संगत रूप में यहाँ पे रखना चाहिए, होते हैं, यानी तथ्य क्रमबद्ध एवं तर्क संगत रूप में होते हैं, ठीक है। और पांचवा, आवश्यक होने पर उन्हें आंकड़ों एवं तालिकाओं के साथ भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो प्रतिवेदन के गुण या फिर विशेषताएं आप कह सकते हैं, इसे आप इसके रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और अंत में ऐसे प्रतिवेदनों पर समिति, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। देखिए, क्योंकि प्रतिवेदन और रिपोर्ट को एक माना गया है, लेकिन बहुत से लोग जो प्रतिवेदन रिपोर्ट को अलग मानते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रतिवेदन के लेखन के विभिन्न चरण अलग अलग दे दिए हैं। तो प्रतिवेदन जो है आपसे अलग पूछ सकता है और मुझे ये इंपॉर्टेंट भी लगता है आपका प्रतिवेदन, ठीक है ना। तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि प्रतिवेदन क्या कहलाता है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों से जुड़ा हुआ होता है। प्रतिवेदन से जुड़ी कुछ बातें जो ध्यान देने योग्य हैं। प्रतिवेदन के आरंभ में शीर्षक देना चाहिए और शीर्षक प्रतिवेदन के विषय से सुसंबद्ध होना चाहिए। शिक्षा नीति 2020, यह प्रतिवेदन काफी बड़ा हो तो उसे अध्यायों में विभाजित कर देना चाहिए। रेल दुर्घटना आदि के प्रतिवेदन विभिन्न आयामों में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो प्रारंभ में विभिन्न अध्यायों की विषय सूची दी जानी चाहिए। जो बहुत सारे अध्याय में, बहुत सारे चैप्टर में हो तो उनकी वहां पे विषय सूची शुरू में ही दे देनी चाहिए, जैसे बुक में होता है, ठीक है। यह यदि प्रतिवेदन का संबंध किसी विषय के अन्वेषण या शोध से हो, किसी खोज से हो, तो उसे तैयार करने के लिए प्रयुक्त उपयोगी संदर्भ सामग्री की सूची भी अंत में दे देनी चाहिए। और प्रतिवेदन काफी बड़ा हो तो उसका सारांश भी आवश्यक सुझाव के साथ दिया जाना चाहिए। तो ये प्रतिवेदन के मेन चीजें होती है। जब प्रतिवेदन बनाया जाता है तो उसे याद रखी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रतिवेदन संदर्भ, स्थिति या विषय के अनुसार लिखे जाते हैं। जब किसी दुर्घटना का प्रतिवेदन लिखा जाता है तब उस दुर्घटना का स्थान, समय, मरे गए लोगों की सूची, दुर्घटना का कारण आदि का विवरण देना आवश्यक होता है। और इसी प्रकार किसी सभा बैठक उद्घाटन में प्रतिवेदन में सभा बैठक के स्थान, समय, कार्यसूची का संक्षिप्त क्या करना होता है, आवेदन देना हो, सॉरी वहां पे सूचना देनी जरूरी होती है। और ऐसे प्रतिवेदन में न केवल अंतिम निर्णय को दिया जाता है बल्कि विभिन्न वक्ताओं और दृष्टिकोण को भी वहां पे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रतिवेदन हो गए। प्रतिवेदन का एक नमूना देख लीजिए, हो सकता है कहीं लिखने के लिए ना आ जाए कि एक प्रतिवेदन लिखिए, ठीक है। विषय, बैंक धोखाधड़ी की बढ़ती समस्या। फिर इसके बाद ये शुरू हो गया, आजकल के समाचार पत्र, समाचार रिपोर्ट पोर्टल बैंक धोखाधड़ी के समाचार पत्रों से भरे पड़े हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते प्रचलन के समय से ग्राहकों द्वारा की गई समस्या भी, असावधानी भी उनकी वित्तीय संपदा पर भारी पड़ रही है। ग्राहकों की पहुंच से बहुत दूर बैठे ठग विभिन्न प्रलोभों के माध्यम से ग्राहक की ऑनलाइन बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारियां हासिल कर लेते हैं। इन जानकारियों की सहायता से ग्राहक के बैंक खाते में जमा धनराशि को छद्म नाम से यानी दूसरे नाम से खोले गए अपने बैंक खाते में स्थानांतरित कर लेते हैं। और आजकल यह गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। बैंक धोखाधड़ी की बढ़ती समस्या, सार्वजनिक क्षेत्र में देश में सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने हाल में ही एक जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान कुल इतने करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। तो इस तरह से एक प्रतिवेदन आप बना सकते हैं, जिसे आप लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। राइट, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं इसे दिखा देती हूँ,
वीडियो को पॉज करिए और इसे आप लिख लीजिए। पूरी चीजें मत लिखिए, कम से कम 15 से 20 लाइन में तो लिख ही लीजिए, ठीक है ना। इसलिए इसको मैं सब पढ़ नहीं रही हूँ, ठीक है, ओके, राइट। आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार अब ग्राहक अपने स्तर से कोई निजी सूचना लीक नहीं करता और समय से बैंक को सूचित करता है तो बैंक को 10 दिन के भीतर उससे नुकसान की भरपाई करनी होगी। आरबीआई और विभिन्न बैंकों की तरफ से जारी गाइडलाइन में ग्राहकों से अपील की गई है कि अपने बैंक खाते, क्रेडिट, डेबिट कार्ड इत्यादि से संबंधित कोई भी सूचना किसी अन्य व्यक्ति से साझा ना करे और बैंक खाते संबंधित किसी भी गैर अधिकृत फोन कॉल से मांगी गई किसी भी तरह की निजी जानकारी देने के बजाय तुरंत बैंक अधिकारी या पुलिस को सूचित कर दे। तो ये एक प्रतिवेदन यहाँ पे बनाया गया है बैंक धोखाधड़ी की बढ़ती समस्या के बारे में, ठीक है, ओके, राइट। भाव पल्लवन देख ले, वेरी इंपॉर्टेंट है। भाव पल्लवन क्या है? तो भाव पल्लवन सभिप्राय किसी सुगठित तथा अति संक्षिप्त गुम्फित विचार को विस्तार से प्रस्तुत करना होता है। अक्सर महान लेखक अपनी इस बात को सूक्त के रूप में कह जाते हैं जिसे सामान्य व्यक्ति के लिए समझना कठिन हो जाता है और ऐसे भाव को विस्तार से समझाने को भाव पल्लवन कहते हैं। तो यहाँ पे भाव पल्लवन का मतलब होता है किसी सुगठित और संक्षिप्त यानी छोटी सी विचार को विस्तार में प्रस्तुत करना ही भाव पल्लवन कहलाता है, ठीक है। ऐसे सुगठित भावों को स्पष्ट करने तथा समझाने के लिए व्याख्यान करने की आवश्यकता होती है। तो कोई एक लाइन दी हुई है और उसको आपको व्याख्या करनी है। तो हिंदी में सूक्ति आती है, कहावतें हो जाती हैं, इनके अर्थ आसानी से समझ में नहीं आते हैं और उनका अर्थ विस्तार या भाव पल्लवन करके लेखक का मंतव्य समझाया जा सकता है। तो यही भाव पल्लवन होता है, ठीक है। सुगठित अति संक्षिप्त विचार को विस्तार से प्रस्तुत करना, सुगठित भावों को स्पष्ट करने और समझाने के लिए व्याख्या करना ही भाव पल्लवन कहलाता है, ठीक है, ओके। अब भाव पल्लवन के नियम क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो मूल उक्ति या सूक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, जो दिया हुआ है उस पर चिंतन करना चाहिए ताकि मूल भाव अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहला, मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य गौण भावों पर भी विचार करना चाहिए और उन्हें एक पृष्ठ पर, पेज पर लिख लेना चाहिए। मूल भाव का विस्तार करते समय आवश्यकता पड़ने पर उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। भाव पल्लवन की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। अप्रासंगिक अनावश्यक बातों को नहीं देना चाहिए, ठीक है। केवल मूल भाव के सटीक और उपयुक्त बातें ही लेना चाहिए। मूल भाव ना तो आलोचना करनी चाहिए ना ही अपनी ओर से टिप्पणी करनी चाहिए। केवल मूल भाव का विवेचन और विश्लेषण आप इसमें कर सकते हैं और लिखने के बाद एक दो बार पढ़ लेना चाहिए ताकि भाषा विषय में दोष न रह जाए। उदाहरण के लिए, हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी चीज है। अब इसका भाव पल्लवन करना है। तो ये देखिए किया हुआ है। यह सत्य है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा को भी दूसरे के प्राण लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। किसी को भी दूसरे के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। प्राचीन काल से ही मनीषियों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। गांधी जी ने भी हिंसा का विरोध किया और उसे बुरा बताया। तो दासता या गुलामी को और भी बुरा माना गया है। कोई दास जीवित रहने के लिए भी मरे हुए के समान है। अब वास्तव में दासता का जीवन जीना हिंसा से भी बदतर होता है। इसलिए दासता के बंधन से मुक्त होने के लिए यदि हिंसा का सहारा लेना पड़े तो यह क्षमा योग्य है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महान नेताओं ने दासता की श्रृंखलाओं को तोड़ने का आह्वान किया और यह सही है कि हिंसा अच्छी चीज है और हिंसा बुरी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं किया जाना चाहिए कि अहिंसक को अपने अधीन या दास बनाया जाए, वह कुछ ना बोले। इस कथन से भी प्रकट होता है कि यदि दासता से मुक्ति पाने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना पड़े तो उसमें दोष नहीं है। इसलिए हिंसा बुरी चीज तो है पर दासता, गुलामी जो है उससे भी बुरी चीज है। और देखिए इसका भाव पल्लवन किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से भाव पल्लवन किया जाता है, तो प्लीज इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा, सॉरी ये हो गया, ठीक है। जैसे है यहाँ पे बोध प्रश्न दिया हुआ है, इस सूक्त का भाव पल्लवन करना है। भाव पल्लवन कहा, जहां सुमित तह संपत्ति नाना, जहां कुमित तह विपत निदाना। जहां पे सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां पे अच्छे लोग होते हैं वहां पे संपत्ति होती है और जहां कुमित यानी बुरे बुद्धि वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। कुमत यानी कि वही बुरी बुद्धि के लोग होते हैं, वहां पे संपत्ति नहीं रह पाती है। अच्छे लोगों के पास, अच्छी बुद्धि वालों के पास संपत्ति होती है। तो इसको आपको क्या करना होगा, भाव पल्लवन करना होगा। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, लास्ट में ये दिया होगा इसका भाव पल्लवन करने के लिए 100%। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ओके। देखिए गांधी जी और अहिंसा दिया हुआ है, बोध प्रश्न, और इसमें देख लेते हैं, ये देखिए ये दिया हुआ है,
यानी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विकासशील है, केवल वर्तमान में नहीं सोचना बल्कि भविष्य के बारे में भी विचार करता है। उसमें उचित और अनुचित का ज्ञान कराने वाली बुद्धि है। बुद्धि के दो पक्ष है, शुभ बुद्धि और दुर्बुद्धि। शुभ बुद्धि सुमित का पर्याय है और कुमति बुद्धि का। जब मनुष्य में सुमति रहती है, अच्छे कार्यों में लगता है तो उसी से अच्छे बुरे का विवेक भी करता है। वह सुमत से डटकर कुमत के अंतर्गत काम करता है, तब उसे कठिनाइयां विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। और सुमत से संपत्ति सुख की प्राप्ति होती है। कुमत से अहंकार, घमंड, क्रोध आदि का विकास होता है, जो आगे चलकर व्यक्ति को और कठिनाइयों में फंसा देता है। तो दूसरी ओर नम्रता, ठीक है, पूर्वक आचरण करना, बड़ों का आदर करना और उदार बनाना सुमत के लक्षण है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत्ति निदाना। ठीक है ना। चलिए, हो गया आज का ये भाव पल्लवन, आपका लेखन प्रतिवेदन वगैरह। ठीक है, रिपोर्ट, लेखन, प्रतिवेदन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। और साथ में ही कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स कहाँ कर सकते हैं? कमेंट्स हमें व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और साथ में हमें आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। ठीक है, चलिए फिर, टेक केयर, बाय।